अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की नई वज़ीर आज़म होंगी। उन्होंने हिंदुस्तानी नस्ताद ऋषि सुनक को हरा दिया। लिज बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाना जाता है। जीत का ऐलान होने के बाद लिज ने सुनक के बारे में कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनकी पार्टी में इतनी गहरी सोच रखने वाले लोग हैं। उन्होंने अफराद खानदान और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया। लिज तीसरी खातून वज़ीर आज़म होंगी। उनके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा भी इस ओहदे पर रह चुकी हैं। लिज मार्गरेट थैचर को अपना रोल मॉडल मानती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिज को जीत पर मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़े लेवाना होटल में पीर की सुबह ज़बरदस्त आग लग गई। आग लगने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि 2 ख़वातीन दौरान इलाज झुलस कर दम तोड़ गईं। अभी वहाँ मुलाजमीन और मेहमानों समेत मुतअद्दिद अफराद झुलस गए हैं। फायर टेंडर्स ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग बुझाने का काम किया। बिहार के पटना में गंगा नदी में एक नाव डूब गई। नाव में 55 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 10 लोग लापता हैं। हादसा इतवार की रात शाहपुर के शेरपुर घाट पर हुआ। शाहपुर पुलिस ने गंगा नदी में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ और गंगा वाले मिलकर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। रियासत पंजाब के मोहाली में एक फेयर में पेश आए हादसे में कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मेले में लगाया गया एक बड़ा झूला 50 फीट बुलंदी से नीचे गिर पड़ा। उस वक्त झूले में 65 से ज्यादा अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही अफरा तफरी मच गई। कनाडा के सास्केचुआन में चाकूजनी के कई वाकयात में 10 अफराद हलाक और कम से कम 15 दीगर जख्मी हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वसती कनाडा के जेम्स स्मिथ कैरिनेशन और वेल्डन सूबों में 13 वाकयात का पता चला है और 2 मुश्तबा अफराद की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के ठिकाने का भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने कहा कि
सास्केचुआन में सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि ये हालिया बरसों में देखने में आने वाले सबसे बड़े और अफसोसनाक वाकयात में से एक है। At this point in our investigation, we have located 10 deceased individuals in 13 locations in the community of James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan. Several additional victims have been injured, 15 of which at this point have been transported to various hospitals. There may be additional injured victims who transported themselves to various hospitals. We ask any injured person who hasn't already spoken to police to please call 310 RCMP. That is 310-7267. Currently, we are actively looking for the two suspects. At this अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के दारुल अमन इलाके में रूसी एम्बेसी के बाहर फिदाइन हमला हुआ। पीर को हुए इस ब्लास्ट में 2 रूसी ओहदेदारों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक सुइसाइड बॉम्बर ने रूसी एम्बेसी के बाहर खुद को उड़ा दिया। धमाके के दौरान कुछ अफगानी शहरी वीजा बनवाने के लिए वहां मौजूद थे। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने फिलहाल इस वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया। एम्बेसी में तैनात गार्ड ने कहा कि एक मुश्तबा रूसी एम्बेसी के आसपास घूम रहा था। वो गेट के पास आया, हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उस पर फायरिंग की। वो जख्मी हो गया। इसके फौरी बाद उसने खुद को उड़ा लिया। साल 2016 में अफगानिस्तान में वाक़ रूसी एम्बेसी के करीब ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में भी 12 लोगों की मौत हुई थी। बहरिया बाल्टिक में प्राइवेट जेट गिरने से जहाज में सवार 4 अफराद की मौत का खदशा है। स्वीडिश टेलीविजन ने इतवार को स्वीडिश ज्वाइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के तर्जुमान के हवाले से कहा कि उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान स्वीडन और लातविया के दरमियान समुद्र में मलबा और तेल का रिसाव देखा गया। लातविया के वजीर दिफा आर्ट्स पाब्रिक्स ने कहा कि एक लातवी रेस्क्यू कश्ती जाए हादसे की जानिब रवाना कर दी गई है और स्वीडन और लिथुआनिया की रेस्क्यू टीम भी इस इलाके में जा रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि तैयारा किस मुल्क के पानी में गिरकर तबाह हुआ। चीन के सिचुआन सूबे में पीर की सुबह 10 बजे 6.8 इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ सिचुआन की दारुल हुकूमत चेंगडू से 180 किलोमीटर लूडिंग शहर में था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 लोगों की मौत हो गई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक लूडिंग के पास यान शहर में ज़लज़ले का दूसरा झटका महसूस किया गया। इसकी शिद्दत 4.2 रही। 2013 में यान शहर में आए ज़लज़ले से 100 लोगों की जान चली गई थी। 再见死天，我是天的必须才行。看看，现在呢，全部打烂了。再看看他前头，看看无法过，没得法的，我这法不要来了，就通知公交去。看到没有？我这不敢过去，谁也不敢过去了。现在就打烂这个拖车现在是，看，好好的，拖车全部打烂，看吧，3000块钱。哇塞，这地震，哇，我的妈呀，完了，接了。人哟，这地震你看哈，起得好人没得事。气到了俺死完了呀。把那个吹来，把这个打个真信息拿过来是。अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के नॉरफॉक शहर में इतवार की रात गोलाबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और नॉरफॉक स्टेट यूनिवर्सिटी के तुलबा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। नॉरफॉक पुलिस ने बताया कि किलम एवेन्यू के 5000 ब्लॉक में करीब 12 बजे गोलाबारी हुई। इसमें 4 खवातीन और 3 मर्दों को गोली लगी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने 2 लोगों की मौत का ऐलान किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक मां अपने 15 महीने के बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ गई। बाघ के नाखून खातून के फेफड़े तक घुस गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो 20 मिनट तक लड़ती रही और बाघ के जबड़े से बेटे को छुड़ा लिया। खातून की हालत
तशवीशनाक होने के चलते उसे जबलपुर रिफर किया गया है। ये वाकया रोहनिया गांव का है। जानकारी के मुताबिक मानपुर बफर जोन से लगे ज्वालामुखी बस्ती में रहने वाले भोला चौधरी की बीवी अर्चना इतवार की सुबह लगभग 10 बजे अपने बेटे राजवीर को नज़दीक के बाड़े में टॉयलेट करवाने के लिए ले गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ लकड़ी कांटे की फेंसिंग को फांदकर अंदर आ गया और बच्चे को अपने जबड़े में दबा लिया। बेटे को बचाने अर्चना बाघ से भिड़ गई। इस दौरान बाघ के नाखून उसके फेफड़े तक घुस गए, लेकिन वो लड़ती रही। करीब 20 मिनट तक हुए इस जद्दोजहद का शोर सुन बस्ती के लोग लाठियां लेकर पहुंचे और बाघ को जंगल की जानिब भगा दिया। दोनों को मकामी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें एक बड़े अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर किया गया। खातून की गर्दन टूटने की बात सामने आई है। हालत तशवीशनाक होने पर उसे जबलपुर रिफर कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर LN रोहेला ने बताया कि खातून की पीठ पर भी नाखून के गहरे जख्म हैं। टांके लगने के बाद भी खून नहीं रुक रहा था। बच्चे के सिर में चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के चलते सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहां के कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को महफूज निकालने के लिए नावों की मदद ली जा रही है। वहां के वॉर्थर में कई बोट्स वहां तैनात की गई हैं। सबसे मुतासरा इलाकों में बेलांदूर, सरजापुरा रोड, व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और BML लेआउट शामिल है। इससे पहले 30 अगस्त को शहर में भारी बारिश हुई थी, तभी ऐसे हालात बने थे। कई पॉश इलाकों में भी पहली बार इतना बारिश और सैलाब का पानी देखा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले को लेकर अहम समाअत हुई, जिसमें अर्जी दहंदगान के वकला की तरफ से कुछ अहम बातें सामने रखी गई। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब या सर पर स्कार्फ पहनने पर लगाई गई पाबंदी से मुतालिक तकरीबन 2 दर्जन दरखास्तों पर समाअत करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने अर्जी दहंदगान के वकला से कुछ वजाहतें तलब की और फिर आइंदा समाअत के लिए 7 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आज भी समाअत के दौरान दलाइल का आगाज करते हुए सीनियर वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया कि क्या किसी को मखसूस लिबास पहनने की वजह से क्लासरूम में जाने से रोका जा सकता है और क्या खवातीन को हुसूल तालीम के लिए मखसूस लिबास ना पहनने पर मजबूर किया जा सकता है। हेगड़े ने उडुपी का एक वाकया बताया जहां सियासी सरगर्मियों की वजह से अजीब हालात पैदा हो गए। उन्होंने बेंच से कहा कि जो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जाती थीं उन्हें इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें क्लासरूम के बाहर भी खड़े रहने को कहा गया।
जब वालिदैन ने बताया कि स्कूल से हिजाब पहनने के लिए रजामंदी ली गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने वाज़े लफ्जों में कह दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वकील संजय हेगड़े चाहते थे कि बेंच इस बात की जांच करे कि क्या कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की दफ़ा 133(2) के मुताबिक तलबा के लिए कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के जरिए तय करदा यूनिफॉर्म पहनना लाजमी है। यह एक्ट हुकूमत को जाहिर तौर पर यह कहने का इख्तियार देता है कि यकसा कपड़े को लाजमी तौर पर पहना जाना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल इंतजामिया अपना लिबास यानी यूनिफॉर्म मुंतखब कर सकता है। हेगड़े ने सवाल किया कि क्या तालीम तक रसाई मशरूत है, खुसूसन तब जबकि ख़वातीन माशरे का ज़्यादा कमज़ोर तबका हो। जवाबन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो समझ रहे हैं कि अगर हिजाब की इजाज़त नहीं दी गई तो उसे तालीम से इनकार कर दिया जाएगा। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट का हवाला देते हुए हेगड़े ने निशानदेही की कि एक्ट का सेक्शन 39 मजहब या जात वगैरह की बुनियाद पर दाखिले से इनकार करने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर रोक लगाता है। हेगड़े ने बताया कि हुकूमती हुक्म जिसमें कहा गया कि कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता जो आपके मजहब को जाहिर करता है, मुस्लिम खवातीन के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस मामले में जस्टिस गुप्ता ने अक्स किया कि अगरचे हेड स्कार्फ पहनना एक मजहबी अमल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजाब ऐसे स्कूल में पहना जा सकता है जहां यूनिफॉर्म का तयन किया गया है। इस बात पर हेगड़े ने कहा कि सवाल यह है कि क्या हुसूल तालीम से इनकार कर दिया जाए। समात के दौरान हेगड़े हिजाब को दुपट्टे के मसावी जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस गुप्ता ने इशारा किया कि दुपट्टा मुख्तलिफ है क्योंकि उसे कंधों पर पहना जाता है। दरखास्त गुजारों में से एक की तरफ से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि अगरचे अदालतों ने भी ड्रेस कोड का तयन किया, लेकिन कोर्ट 2 में एक जज की पगड़ी पहने हुए तस्वीर मौजूद है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पगड़ी मजहबी नहीं है और मेरे दादा की पढ़ाई के दौरान उसे पहनते थे। फिर धवन कहते हैं कि यह तजवीज़ किया गया था कि स्कार्फ का रंग यूनिफॉर्म के यकसा रखा जा सकता है। इस अदालत में भी कुछ खवातीन ऐसा स्कार्फ पहनती है, लेकिन क्या स्कूलों में उसे हटाने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही धवन ने कहा कि हिजाब पूरे मुल्क और दुनिया की खवातीन को मुतासिर करा है। धवन ने यह निशानदही भी की कि हाई कोर्ट के 2 मुतज़ाद अहकामात हिजाब मामले में सामने आए। केरला हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया कि हिजाब की इजाज़त है और कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि हिजाब की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राजीव धवन ने जोर देकर कहा कि इस सिलसिले में हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो इंतहाई अहम होगा। वाज़ेह है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद बाज़ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में खवातीन मुस्लिम तालिबात को सर पर स्कार्फ पहनने से ये कहते हुए मना किया गया था कि मुस्लिम खवातीन का सर पर स्कार्फ पहनना एक लाजमी मजहबी अमल नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साइंस, तहकीक और इख्तिराक को इल्म पर मबनी मईशत की तरक्की की बुनियाद करार देते हुए कहा कि तलबा और तालिबात में साइंस और तहकीक के तईन दिलचस्पी पैदा करना असातिज़ा की जिम्मेदारी है। द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ यौम असातिज़ा के मौके पर विज्ञान भवन में मुनक़िदा तकरीब में मुल्क के 45 असातिज़ा को कौमी एजाज़ात से नवाजे जाने के बाद ये इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि साइंस पर मबनी मईशतों में साइंस, तहकीक और इख्तिराआत तरक्की की बुनियाद होते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली तालीम के जरिए इन शोबों में हिंदुस्तान की पोजीशन को मजीद मजबूत करने के लिए संग बुनियाद रखा जा रहा है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस राष्ट्रीय प्रयास से देश के सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। हमारी शिक्षा नीति में समाहित ये सोच महर्षि अरबिंदो के शिक्षा संबंधी विचारों के अनुरूप है। श्री अरबिंदो के विचारों से प्रेरित शिक्षण संस्थानों द्वारा गहरे मानवीय मूल्यों तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समन्वय करके होलिस्टिक लर्निंग का प्रसार किया जाता है। भारतीय चिंतन के अनुसार
उन संस्थानों में विद्यार्थियों की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आधारशिला का निर्माण किया जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी और 12 रियासतों से होती हुई जम्मू कश्मीर में अख्तिताम पजीर होगी। यात्रा का मकसद समाज में नफरत को खत्म करना और अवाम के मसाइल पर बात करना है। 3500 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस यात्रा का सफर तकरीबन 150 दिन तक जारी रहेगा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक गाना लॉन्च किया है जिसको भारत जोड़ो यात्रा का एंथम कहा जा रहा है। अभी ये हिंदी में लॉन्च किया गया और जल्द ही दूसरी जबानों में भी रिलीज किया जाएगा। और इस गाने के मरकजी बोल एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन है। तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर हैं। राहुल दोपहर करीब 12 बजे अहमदाबाद पहुंचे। डायस पर उनके साथ राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत भी नजर आए। राहुल गांधी ने वहां साबरमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के वर्कर्स को मुखातिब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत बनने पर गुजरात के किसानों का 3 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया। राहुल गांधी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से मरने वालों के अफराद खानदान को भी मुआवजे का वादा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन रियासती हुकूमत ने मरने वालों के अफराद खानदान की कोई मदद नहीं की। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत बनी तो कोरोना से मरने वालों के अफराद खानदान को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख नौजवानों को रोजगार भी दिए जाएंगे। आपसे पहले कहा आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो। आमतौर से लोकतंत्र में
राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बीच में होती है, और जो प्रदेश के देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, आमतौर से ये न्यूट्रल रहती हैं, ये अंपायर का काम करती हैं। चाहे वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ये अंपायर का काम करती हैं। मगर गुजरात में जिन संस्थाओं को सरदार पटेल जी ने बनाया, जिन संस्थाओं की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधानसभा हो, इन सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। मतलब यहां पे आप एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि उन्होंने असेंबली के खुसूसी इजलास में एतमाद का वोट पेश किया था। ये खुसूसी इजलास कांकनी की लीज के मामले में इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बुलाया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कमीशन ने सोरेन के खिलाफ सिफारिश की है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी सिफारिश का खत झारखंड के गवर्नर को भेजा है, जो अभी खोला नहीं गया। उस खत में क्या सिफारिश की गई है, उसका पता उस लिफाफे के खोले जाने के बाद ही पता लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने जब से अपनी सिफारिश का लिफाफा गवर्नर को भेजा है, तब से सूबे झारखंड में सियासी बेचैनी बढ़ गई है। इधर वज़ीर आला हेमंत सोरेन का इल्जाम है कि बीजेपी उनके अरकान असेंबली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस कोशिश की वजह से ही वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने असेंबली में एतमाद की तहरीक पेश की और उन्होंने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अब देखना यह है कि झारखंड में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और उस बंद लिफाफे में क्या निकलता है। लेकिन आज एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आला सोरेन का हाथ सियासी तौर पर ऊपर हो गया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नायब कानूनी मुशीर जितेंद्र कुमार पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर उनकी गिरफ्तारी की मंजूरी देने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की। सिसोदिया ने आज कहा कि शक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुझे गलत मामले में फंसाए, लेकिन ओहदेदारों को खुदकुशी पर मजबूर ना करें। उन्होंने वज़ीर आज़म से 3 सवाल पूछे कि अफसरान पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है कि वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्या अब मरकजी हुकूमत का काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना है? अवाम की मुंतखब हुकूमत को कुचलने के लिए मजीद कितनी कुर्बानियां दी जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले एनडीए से ताल्लुकात तोड़ने के बाद अपोजिशन लीडरों को मुतहरिक करने के मकसद से दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। पीर को मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो अपोजिशन कायदीन से मिलने आए हैं और अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो अच्छा माहौल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को एक धागे में बांधना चाहते हैं। आज नीतीश कुमार ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन कायदीन से भी मुलाकात की। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना हिंदुस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज दिल्ली पहुंची। शेख हसीना का कौमी दारुल हुकूमत पहुंचने पर रेलवे और टेक्सटाइल की वज़ीर ममलिकत दर्शना जगदीश ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज शाम शेख हसीना से मुलाकात की। वहीं दीगर ओहदेदारों और कई वज़रा से उनकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान अपने इस दौरे के दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी 2 तरफा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी। आखिर में दिलचस्प खबर, तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सबसे कम उम्र मेयर आर्या राजेंद्रन और केरला कानून असेंबली के सबसे कम उम्र एमएलए सचिन देव ने इतवार के रोज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के हेडक्वार्टर AKG सेंटर में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में शादी कर ली। शादी की तकरीब में पार्टी के आला कायदीन बशमुल केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, उनके अहल खाना और CPIM के रियासती सेक्रेटरी MV गोविंदन ने शिरकत की। आर्या राजेंद्रन 21 साल की उम्र में मेयर बनी जब वो तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट्स कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। CPM
कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रुकन सचिन देव एमएलए कोझिकोड के नीलीकोट के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 28 साल की है। 28 साल सचिन देव स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी हैं, जबकि आर्या इसकी रियासती कमेटी के रुकन हैं। दोनों बाला संगम और एसएफआई की सरगर्मियों में काफ़ी एक्टिव थे। यानी हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट मेयर की शादी मुल्क के सबसे यंगेस्ट एमएलए के साथ कल हो चुकी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।